ओहो ओह हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Good morning. Sorry for the class delays बच्चों, sorry for the class delays, but now let's do regular classes and finish what we started in May. ठीक है, थोड़ा सा कल मैं आई थी एक्चुअली क्लास लेने के लिए, बट इन्होंने क्लास लगाई नहीं थी 1 बजे की। मैं कल से ही क्लास लेना चाह रही थी। अभी बेटर है, फिजियो कराने के बाद काफी बेटर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तो आफ्टरनून होने वाला है बच्चों। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इट इज अबाउट द स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर गर्ल्स, एंड इसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। देयर इज नो फीस। आई जस्ट गॉट टू नो वेरी लेट, बट आई विल शेयर विद यू गाइस। आज मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई है, यू कैन ऑल्सो सी दैट। इट इज SBI सिल्वर जुबली आशा स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कूल वाले बच्चे भी भर सकते हैं और ये वाले बच्चे भी, मेडिकल वाले बच्चे भी। ठीक है, तो जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है बच्चों, 9 से 12th के बच्चे भी, यूजी के बच्चे भी, पीजी के बच्चे भी सब अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। कॉलेज में आपका 7 CGPA अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो 75% अगर आपके CBSE में आए हैं या किसी भी बोर्ड में आए जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है, यू कैन अप्लाई। फैमिली इनकम कॉलेज वाले बच्चों की 6 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम साल की, और स्कूल वालों की 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप बेनिफिट 4.5 लाख तक का भी ले सकते हैं अगर आपको फॉरेन में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो नहीं, इस बार 2025 के लिए भी आया है चिंटू। आई हैव अ लिंक। अच्छा, इसने रिसीव की थी स्कॉलरशिप। सो हमारी क्लास में चिंटू है, प्रमोद ने इसका फायदा उठाया था लास्ट ईयर, ऐसा कह रहा है प्रमोद मुझे मैसेज करके। ठीक है, और यूजी में 4.5 लाख तक की, और अगर फॉरेन में चाहिए तो 20 लाख तक को आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। टॉप 300 NIRF रैंकिंग में आपका कॉलेज होना चाहिए या स्कूल। ये 30 नवंबर तक ही आप फिल कर सकते हैं। आपके पास 6 दिन है इसको अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी टीजी पे। ठीक है, हाँ मैं लिंक भेज दूंगी अभी। तो गर्ल्स के लिए 50% रिजर्वेशन है, SC ST के लिए 20 से 25% रिजर्वेशन है। अगर मान लीजिए SC ST में कोई सीट्स बच जाती है, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने अलॉट करनी है उसमें बच जाती है सीट्स, तो जनरल बॉयज को मिल जाएगी। बट गर्ल्स को तुम 50% स्ट्रेट अवे गर्ल्स कोटा। सो अगेन यहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे सरकार एक स्कीम लाती हुई SBI की तरफ से। मैम ड्रॉप ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, कर दो, जब कॉलेज अलॉट होगा मई में तब उसका बेनिफिट ले लेना। ठीक है, कर दो, अभी एक बार जाके फॉर्म तो चेक करो। ठीक है, जाओ जाके चेक करो, आज नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद। अगर स्कूल वाले स्टूडेंट्स है तो 3 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, और अगर कॉलेज वाले हैं तो 6 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुडे। चले, बहुत थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, ज्यादा बचा भी नहीं है। हम सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग पे है। चलो, हेडिंग लिख ली सबने। स्कूल की परसेंटेज 75। थैंक यू बेटा चिंटू। अब मैं क्लास ले लूं। ये देखो चिंटू को मिली हुई है स्कॉलरशिप प्रमोद, SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। वेरी गुड प्रमोद। देखो प्रमोद ने कभी ऐसी वाली बात शेयर की हमारे साथ? नहीं की। ये बातें कौन शेयर करता है? सिर्फ गरिमा मैम। ठीक है, याद रखना,
वो अब सर्टिफिकेट भेज रहा है हमें कि उसे स्कॉलरशिप मिली थी, बट उसने ये कभी नहीं शेयर किया कि उसे मिली थी। बीच में लैग आया होगा, व्हाट्सएप ऑन करने पर आया होगा, अब नहीं आएगा लैग। क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। चलो, हाँ बना रही हूँ बेटा। चलो भाई एवरीबॉडी, सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। अरे भाई प्रमोद बेटा बस मैसेज भेजना बंद कर, मेरे को पढ़ाने दे, वरना मुझे अपना फोन ही बंद करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करें सिलेक्शन और स्क्रीनिंग से, ठीक है। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में क्या करते हैं हम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया बहुत छोटा है, कोई भी सेल बहुत छोटा है जो हमें नहीं दिख रहा है, हमें तो कोई बड़ा सा इंसान दिखता है जैसे हम। तो इस केस में बेटा कैसे हम पता करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे होस्ट सेल के अंदर गया है या नहीं गया, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन, और इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है बच्चों। चलो, सो सिलेक्शन, दिस स्टेप helps us to identify recombinant transformed cells from others, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, सेलेक्टेबल मार्कर्स। इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। और ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के बताए थे मैम ने, दो तरह के। वो दो तरह के कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स है, एक है हमारा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, और दूसरा कौन सा बच्चों हमारा, क्रोमोजेनिक एंजाइम्स। तो स्टार्ट करें बच्चों। मैम आपको पता है आज एक भी क्लास शेड्यूल नहीं दिख रही थी। ओ, ये मुझे नहीं पता था, अब पता चला। और क्या डॉक्यूमेंट्स के बिना हो जाएगा अंजलि, हैं मजाक चल रहा है। चले आगे, आ जाओ। अब यहां पे हम करेंगे पहला वाला सिलेक्शन यूजिंग पीबीआर 322। फर्स्ट सिलेक्शन is PBR 322 vector, using this vector. अरे कर दूंगी रिया भारती दीदी। रिया भारती दीदी को सब कुछ जानना है सिवाय इसके कि मैम पढ़ा क्या रही हैं। रिया भारती दीदी हमेशा क्लास में इम्पेशेंट रहती हैं। क्या हो गया है रिया? चलो दो गोले बनाएंगे सब बच्चे। पहले पीबीआर 322 जो वेक्टर था उसे रिवाइज करेंगे। कहां से शुरू होता है रेप्लिकेशन? ओराई से। कहां से शुरू होता है रेप्लिकेशन? ओराई से। रेप्लिकेशन के साथ साथ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। उस सीक्वेंस का नाम क्या है? आरओपी या आरओपी सीक्वेंस। राइट साइड कौन सा? अगर ये याद नहीं हुआ ना कभी सिलेक्शन को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे नीट एग्जाम में, इसलिए बार बार याद करा रही हूं। तो राइट साइड कौन सा बनाओगे? ट्राई बनाना सैलेड, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बनाना बैम H1 एंड सैलेड SAL1। ये बना लो, बना लिया। और यहां पे पीटी टीचर PST1 कॉल्स अमर एंड PU। ये हो गया हमारा ये वाला साइड के
क्लोनिंग साइट्स। यहां पे कौन सी लगेगी? PVU2, और ऊपर जो है क्लास 1 सेक्शन ई हिंदी मीडियम है। हिंद 2 था, ठीक है, सब 2 ही रहेंगे। ओके, 1 and 2। हिंट 3 था बच्चे, 2 तो नहीं था, 3 था। खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, मैम को भी कंफ्यूज करेंगे। जो मैम को आता है इस बार वो भी भुला के चले जाएंगे। इसी टारगेट के साथ आए हैं कुछ नालायक तो क्लास में। अब देखिए इधर, अब मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस लिख के आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिजायर डीएनए और वेक्टर डीएनए पीबीआर 322 को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। Am I going to use the same restriction enzyme or I am going to use different restriction enzyme for desired DNA and vector DNA? We are going to use same restriction enzyme, जो कि नीट का पिछले साल का सवाल था। तो पहला स्टेप, use of same restriction enzyme for vector DNA and desired DNA। अब मान लीजिए मैंने यूज किया दोनों के लिए BAM H1। मैंने क्या यूज किया दोनों के लिए? BAM H1। तो यानी कि ये वाला वेक्टर डीएनए किस साइड कट होगा? राइट साइड कट होगा या लेफ्ट साइड कट होगा? कहां पे कट होगा? इफ आई एम यूजिंग BAM H1, लेट्स से मैंने यूज किया BAM H1, तो यानी कि यहां से ये कट हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये वाला खुल जाएगा यहां से, ये खुल जाएगा इस साइड से, ठीक है। अब जब यहां से खुल जाएगा तो फॉरेन डीएनए यहीं पे आके लगेगा, राइट और रॉन्ग? अब मान लीजिए बच्चों यहां पे BAM H1 पे ये कट गया, तो यहीं पे तो आपका फॉरेन डीएनए लगेगा। ये मान लीजिए आपका डिजायर डीएनए है, या के यहां पे लग गया, तो यहां की जो भी सीक्वेंस थी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो चेंज हो गई या सेम रहेगी? एक न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बीच में आके लग गई, तो यहां की सारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो ये काम करते थे वो ये काम नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि सीक्वेंस क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब जो ये बैक्टीरिया, अब देखो क्या हुआ, नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर किया होस्ट सेल में, इनटू होस्ट सेल। अब जब मैंने इसे होस्ट सेल में भेजा, अब मैं इसे ग्रो करूंगी। एक मीडियम में होगी एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक और दूसरे मीडियम में होगी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये दोनों एंटीबायोटिक है मीडियम्स में। तो बताइए किस मीडियम में अब जो होस्ट सेल है वो ग्रो करेगा और किस मीडियम में वो ग्रो नहीं करेगा? तो इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहां तो कोई फॉरेन डीएनए नहीं लगा है, तो ये वाला होस्ट सेल किस मीडियम में ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन मीडियम में। और अब ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा? क्योंकि इसका सीक्वेंस बदल गया, जिसके कारण इसकी रेजिस्टेंस चली गई है। तो जिस साइड फॉरेन डीएनए लगता है उस मीडियम में वो ग्रो नहीं करता है। ये मैं लिख देती हूं, जिस साइड फॉरेन डीएनए स्टिक होता है उस मीडियम में होस्ट सेल डज नॉट ग्रो।
ये है मेन लाइन, दिस इज योर मास्टर लाइन, जिसपे पूरा सिलेक्शन है आपका पीबीआर 322 का। जहां फॉरेन डीएनए ग्रो करेगा लगेगा, वहीं पे वो ग्रो नहीं करेगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया, नहीं आया? सिलेक्शन समझ में आ रहा है? क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस दूंगी, नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बनाया सबने? चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये हमारा डिजायर डीएनए है, ये हमारा वेक्टर डीएनए है पीबीआर 322। इन दोनों को मैंने कट किया पीएसटी 1 से, मेरे पास आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया एक होस्ट सेल में। ये मेरा होस्ट सेल है। अब इसको मैं ग्रो करूंगी 2 मीडियम्स पे, इस होस्ट सेल को। एक मीडियम में है एम्पिसिलिन, एक में है टेट्रासाइक्लिन। किस में ग्रो करेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। इन विच मीडियम विल द होस्ट सेल ग्रो and in which medium host cell will not grow? तो जैसे कि PST1 की साइट इधर होती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं PST1 यहां पे है, तो इसमें आपका एम्पिसिलिन वाला चला जाएगा, आपका एम्पिसिलिन वाला विल गो। ठीक है, तो यहां पे एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा होस्ट सेल, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा आपका होस्ट सेल। ठीक है, अब समझ में आया होगा? थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कराती हूं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे, अलग अलग एग्जाम्पल करोगे तो समझ लोगे सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए साथ साथ। क्वेश्चन 2, ये है मेरा डिजायर डीएनए और ये हमारा पीबीआर 322। अब मैं वापस लेबल नहीं कर रही हूं क्योंकि अभी हम सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे मैंने इस डिजायर डीएनए को कट किया बैम H1 से और वेक्टर डीएनए को मैंने कट किया PST1 से। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल, विल आई गेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? व्हाट विल आई गेट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? एंड द रीजन इज वाई, क्यों? ऐसा मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया, मेरे पास आया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? क्या थी मेरी गलती बताओ? कि तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पे 2 जगह निगाहें मारी तूने। यू आर नॉट लॉयल। ठीक है, बिकॉज आई यूज 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहां पे आई विल नॉट गेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आई विल हैव नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने गलती कर दी। ठीक है, अब इसे अपनी गलती पता कैसे लगेगी? अब यही नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए will now be transformed into host cell। ये होस्ट सेल में चला गया। अब बच्चे को अपनी गलती कैसे पता लगेगी? जब हम इसे ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में और टेट्रासाइक्लिन।
किस में ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, नन, बोथ 1 and 2। मान लीजिए जैसे 4 ऑप्शन आपको नीट में दे दिए, फिर आप क्या करेंगे? दोनों में ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी दोनों की रेजिस्टेंस है। फॉरेन डीएनए तो लग ही नहीं पाया ना पीएसटी की साइड पे ना BAM-H1 की साइड में। जैसा था वैसा था। अब इसको पता लग गया कि इसने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि होस्ट सेल दोनों में ग्रो कर रहा है, जबकि ग्रो उसे एक जगह पे करना चाहिए था। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि द स्टूडेंट हैज डन अ मिस्टेक। एक और केस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा डिजायर डीएनए है, ये हमारा PBR322 है। इन दोनों को हमने ट्रीट किया क्लावन से। क्लावन, विल आई गेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? यस और नो? आप कहेंगे यस मैम, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। ठीक है, दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल में। ये मेरा होस्ट सेल और उसमें मेरा ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए। अब मैंने इसे ग्रो किया। सवाल तो सुन लो मेरे लाल। पहले मैंने इसे ग्रो किया कैनामाइसिन में। कैनामाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है। फिर मैंने इसे ग्रो किया एम्पिसिलिन में। फिर मैंने इसे ग्रो किया टेट्रासाइक्लिन में। बताइए किस केस में ग्रो करेगा? तुम्हें लगता है कि मैम ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन बना देगी हर बार जो तुम्हें आते हैं? आई एम योर टीचर गाइज, आई एम योर टीचर। मैंने गोल्ड मेडल अपनी बायोटेक में ही लिया था, फिश बायोलॉजी में। ये तो यहाँ पे कैनामाइसिन एंटीबायोटिक है। क्या इसके पास कैनामाइसिन की रेजिस्टेंस है गाइस? नहीं है, इसके पास इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके पास नहीं है। तो जब जीन नहीं है रेजिस्टेंस का, तो इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। सो यहां पे ग्रो नहीं करेगा। एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा क्योंकि इसकी साइट अभी भी इंटैक्ट है, और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा क्योंकि अभी भी इसकी साइट इंटैक्ट है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर वाला आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, सेम रिजल्ट यू विल गेट विद इको R1, सेम रिजल्ट यू विल गेट विद HIND3। समझ आया नहीं आया सबको? ओके, विल टेक वन मोर केस। लिख लो इसको। मैम नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड, ये तो रहा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड, ये रहा केस। दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये केस इसी का ही है बेटा, आप रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 4 हो गया ना ये मेरा डीएनए है। या हमने लिया अपना वेक्टर डीएनए PBR322। या हमने यूज किए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 प्लस PST1। ये बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हमने किया ट्रांसफॉर्म। अब इसको हम ग्रो कर रहे हैं कैनामाइसिन, एम्पिसिलिन,
टेट्रासाइक्लिन किस में ग्रो करेगा? किस में ग्रो करेगा? के में, ए में, टी में? किसी में भी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि कैनामाइसिन की तो रेजिस्टेंस थी नहीं। यहां पे भी फॉरेन डीएनए लग गया, यहां भी फॉरेन डीएनए लग गया, किसी में भी ग्रो नहीं करेगा। बस यही क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, दैट्स इट। यू शुड हैव द क्लैरिटी, दैट्स इट। किसी में भी ग्रो नहीं करेगा। अब इसी के साथ हम सेकेंड टाइप की स्क्रीनिंग भी करेंगे आज की क्लास में। वन लिखा था ना, सेकेंड एक टॉपिक लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इससे पहले मतलब समझते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? आपने इंसर्ट किया और वो इनएक्टिवेट हो गया आपका डीएनए, आपका कोई भी एंजाइम, ठीक है? तो इससे पता लगता है अगर मैं फॉरेन डीएनए इंसर्ट करूंगी तो माय एंजाइम विल बिकम इनएक्टिवेटेड। मतलब क्या है इस टेक्निक का? देसी मतलब क्या है? इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए लीड्स टू inactivation of enzyme। ये मतलब है इस टेक्निक का मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस टेक्निक। You insert a foreign DNA, due to that insertion the enzyme will become inactivated। ये समझ में आया क्या मतलब है टेक्निक का? अब देखो यहां पे, ये हमारा प्लाज्मिड है। क्या हमारा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये हमारा ओराई है, ये हमारा आरओपी है, यहां हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और यहां हमारी लैक जेड की साइट है, जीन है, लैक जेड जीन, जहां पे हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स थी। ये किसका स्ट्रक्चर है? पक 18 का। याद आया बच्चों? पक 18। यहां पे कौन कौन सी साइट थी? बैम H1, इको R1, सैल 1, ये सारी साइट थी MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब जो टेक्निक है उसके नाम से बताओ कौन सा एंजाइम इनएक्टिवेट होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक-जेड कौन सा एंजाइम बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये हमने लैक ओपेरॉन में भी किया था। अब सब बच्चे लिखेंगे नहीं, सब ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। ये इस टाइम क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये इस समय क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ये, ठीक है बच्चों? अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर किसके अंदर जा रहा है? होस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर जा रहा है? होस्ट सेल के अंदर है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये रहा। ये इस होस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम बनाएगा? ये इस होस्ट के अंदर बनाएगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम बन गया बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम इस मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसका सबस्ट्रेट, जिसका नाम है एक्स गाल। मीडियम के अंदर क्या है? एक्स गाल, यानी कि ये सबस्ट्रेट है किस एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसिडेज का। अब ये इस एक्स गाल को कन्वर्ट कर देगा इनटू अ ब्लू कलर प्रोडक्ट। ब्लू कलर प्रोडक्ट में ये इसे क्या कर देगा? कन्वर्ट।
तो अगर ब्लू कॉलोनीज आई बैक्टीरिया की तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? द क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। अगर ब्लू कलर कॉलोनीज आ रही हैं होस्ट सेल की तो आपका जो वेक्टर डीएनए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है या रिकॉम्बिनेंट है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो ब्लू कलर कॉलोनीज इंडिकेट कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, आप उस वाले स्टेप पे फेल हो चुके हैं। आप उस स्टेप पे क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं, वापस करना पड़ेगा। अब केस 2 हम कौन सा करेंगे? व्हेन वी हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लिखो इसको, बना लो, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझाती हूं। डन, ओके। अब आते हैं केस नंबर 2 पे गाइस। केस 2, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हुआ? चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं इसको। ये हमारा पक 18 है, ये हमारा लैक जेड मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, और ये है हमारा डिजायर्ड डीएनए। अब बैक लिख रहे हैं, अरे आज कौन सी क्या पी के आए हो? टॉडी पॉडी? मैं तो आराम से अपने बाल लहराते हुए घूम ही रही थी। और क्या, अपन तो घूम ही रहे थे बाल लहराते हुए। मोमेंट भी खराब कर दिया मेरा, सुष्मिता सेन वाला, नालायक कहीं के। किसी काम के नहीं हो तुम, ना खुद जीते हो ना मुझे जीने देते हो। कह रहे पेट्रोल भी क्या है, पढ़ ले। मैम आज अम्मा जादूगर लग रहे हो, और बोल भी कौन रहा है? स्पाइडरमैन। ओ मकड़ी आदमी, निकलो एक तो मेरी चैट सेक्शन से बाहर। जादू ही तो करती हूँ मैं बच्चों की जिंदगी में सिलेक्शन दिला के। मकड़िया कहीं का, नालायक। खुद मकड़ी है और हमें बोल रहे जादूगर। वाह, थैंक यू अनिरुद्ध, यू आर माय फेवरेट बॉय इन द क्लास। बाकी तो सब नालायक हैं। चले, अब देखो इधर। तो यहां पे हमने क्या किया है? ये हमारा है पक 18 और ये हमारा डिजायर डीएनए। ये हमारा क्या है? डिजायर डीएनए। इन दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, यानी कि हमने लेट से इसमें यूज किया इको R1। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया इको R1। तो यहां पे अब आप देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ये डिजायर डीएनए है और ये है हमारा बाकी का वेक्टर डीएनए। ये देखिए, ये हमारा लैक जेड जीन है। तो अभी से मैं रिकॉम्बिनेंट बोलूं या नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलूं? क्या बोलूं? यस, रिकॉम्बिनेंट बोलूं, नॉन रिकॉम्बिनेंट? तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफॉर्म किया है किसमें? होस्ट सेल में। ये हमारा होस्ट सेल, उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
अब इस होस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। अब इसको हमने किस मीडियम में ग्रो किया है? एक्स गाल मीडियम में ग्रो किया है। बेटा देखो एंजाइम है नहीं, अपने सबस्ट्रेट पे वो काम करेगा नहीं, ब्लू कलर देगा नहीं, तो यानी कि इस वाले सिचुएशन में कौन से कलर की कॉलोनीज मिलेगी हमें? व्हाइट कलर कॉलोनीज। व्हाइट कलर कॉलोनीज। सो व्हाइट कलर कॉलोनीज कब आती हैं? जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। ब्लू कलर कॉलोनीज कब आती है? जब नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। इसमें लिखेंगे फॉरेन डीएनए is now introduced at lag Z gene site. Therefore, no beta galactosidase enzyme. अरे सारा पीवाई की हुई पढ़ा रही हूं, हम तो सब पढ़ाते ही हैं बच्चों को, बस बताते नहीं हैं। वो गाना नहीं आता, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, पढ़ाते तो सब है, कर भी लेते हैं बच्चे। चले भाई, अब आएंगे हम स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप है? 8। अब हमें हमारा वो चहीता सेल मिल चुका है, तो अब हम उन्हें ग्रो करेंगे बड़े बड़े डोनों में, जिसे हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। बट फिर भी मार्क्स नहीं आता क्योंकि फातिमा दीदी उसके लिए खुद भी पढ़ना रहता है। आज छोटी क्लास होगी मैम। बेटा छोटी करते करते अभी 9 क्लास की तरफ ही जा रहे हैं हम। ऑफ कोर्स जितना पहले लंबी क्लासेस होती थी अब तो तुम्हारी नहीं होती। बायो की क्लास में तो अब तुम खेलने कूदने आते हो, ऐसा लगता है मुझे, बातें बनाने, खेलने कूदने। पता है यहाँ ब्लॉक तो होते नहीं है। मैम तो अपने घर की सदस्य हैं, खूब चटर चटर चलती है यहाँ पे तुम्हारी। चलो भाई अब नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। सो इस स्टेप पे हम बेसिकली व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर, वी आर टारगेटिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। 100 से लेके 1000 लीटर कैपेसिटी वी आर टारगेटिंग हियर, सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे जो हम बायो रिएक्टर्स लेते हैं, फर्मेंटर्स लेते हैं, वो कौन से लेते हैं? हम लेते हैं स्टेनलेस स्टील के, जिससे कि रस्ट ना लगे, कंटामिनेशन ना हो, धोने में उनको आसानी हो। ऐसे नहीं आ बेटा जूना लिया या ईट लिया रगड़ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, यहाँ पे वी आर टारगेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट in 100 to 1000 liter capacity in stainless steel vessels. मैम आज एनडी सर हमारी तारीफ कर रहे थे, क्या बोला सर ने? कि बिना पढ़ाई किए भी डेली क्लास में आना एक जुनून होता है। मार्क्स आए या ना आए,
क्लास में बातें नहीं रुकती, बहुत पॉजिटिव हो तुम करियर को लेके, बोला सर ने। सुंदर बोल रहे थे मैम, हमें देखा नहीं है ना अभी तक, इसीलिए। अब आते कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं जब हम इतने बड़ा प्रोडक्शन करते हैं? कंडीशंस टू बी मेंटेन्ड। सबसे पहले कंडीशन क्या भाई? माइक्रोबियल फ्री होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशंस। ऐसा ना हमने गंदे नाक वाले हाथ नहीं, यहाँ बनाओ, हाथ डाल के निकाल लेता हूं, बता क्या चाहिए, राजमा चाहिए, रुक निकाल के देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गंदगी यहां पे नहीं लेकर आनी है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेराइल कंडीशन, माइक्रोबियल फ्री। ठीक है, प्लस ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि गैस तेज छोड़ दी और सारा दूध बाहर निकल गया, ऐसे नहीं करना है मेरे बच्चों, गालियां पड़ती है फिर। ठीक है, तो यहां पे ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर आपको क्या करना है? मेंटेन रखना है प्रोसेस में। अगर बैक्टीरिया मर गया तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी मर जाएगा। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए, भूखा नहीं मारना है, खुद ही खा गए सब बैठ के। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मेंटेन करना है बायो रिएक्टर्स में, कि जो बैक्टीरिया वो ग्रो करे, होस्ट सेल ग्रो करे। तो जब बहुत ज्यादा, अच्छा तुमने कभी देखा है जब मम्मी खमीर उठाती है तो उस वेसल को, दही का वेसल अगर बाद में उठाओ तो गर्म होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म ऑलवेज जनरेट्स हीट। तो अगर हम बायो रिएक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर इतना इतना ग्रो कर रहे हैं, तो वो कितने गर्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कूलेंट्स लगाने पड़ते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर। कूलेंट्स टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर, वरना बहुत गर्म हो जाएगा भाई। ऊपर झाग होने शुरू हो जाते हैं, फ्रॉथीनेस आ जाती है। तो फ्रॉथीनेस से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। तो यहां पे हमें यूज करने पड़ेंगे एंटी फोम एजेंट्स टू क्लियर फोम फ्रॉम सरफेस। फ्रॉथी हो जाएगा वरना बहुत ज्यादा। सैम्पलिंग पोर्ट्स चाहिए। क्या चाहिए? सैम्पलिंग पोर्ट्स, चखने के लिए बार बार, जैसे खाना चखते हैं ऐसे क्वालिटी चेक करने के लिए। बायोरिएक्टर में सैम्पलिंग पोर्ट होना चाहिए जिससे हम निकाल सके सैंपल टू चेक। मैम स्कीमर बेटा ये एसटीपी नहीं है, सीवेज नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें चाहिए एजिटेटर्स। एजिटेटर्स मिक्सिंग के लिए। एजिटेटर्स और एरेटर्स में फर्क होता है। एजिटेटर मिक्सर्स, एरेटर्स ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल। अगर आप ये सारी कंडीशन मेंटेन करेंगे तब जाके आपको मिलेगा आपका मन पसंदीदा प्रोडक्ट। मैम 6 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, अब तो एक एक दिन के बचे चैप्टर, कल एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। बायोटेक इन एप्लीकेशन छोटा सा चैप्टर है, कल वो कंप्लीट। इकोलॉजी इकोसिस्टम छोटा सा, आधा तो कट गया वो चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी इन सबके नोट्स दूंगी तुम्हें और समझाऊंगी क्लास में, सारे नोट्स मिलेंगे इकोलॉजी के। एक बायोटेक यूनिट है जहां पे मुझे लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना नहीं है, समझाना है। सच में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा मुझे ट्रैवल करना है थोड़ा सा, मेरे 2-3 काम अटके हुए हैं, वो मुझे करने हैं। अरे नहीं हो जाएगा सच में, अरे कराएंगे, सब कुछ कराएंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो, रोया मत करो। एक तुम्हें क्लास में आके सबसे प्यारी टीचर मिली है, यही सबसे ज्यादा रोते हो।
मम्मी चुप जा रही। बता दूंगी बेटा, आज मैंने वो सप्लीमेंट्री कॉपी निकाल ली है, अभी मेरे को वीडियो बनानी है इस क्लास के बाद उस पर। बहुत बच्चे दिमाग खा रहे थे मेरा। एक तो सब बच्चे आजकल मैसेज आते, मैम यूट्यूब पे आप क्यों नहीं आ रहे? अरे आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। लास्ट में इन्हें याद तो वही आता है ना, क्या कर सकते हैं। चलो टाइप्स ऑफ बैचेस करेंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, टाइप्स ऑफ बैचेस। बेटा देखो, 3 तरीके से काम किया जाता है फर्मेंटर्स के अंदर, 3 तरीके से। एक होता है क्लोज्ड बैच, एक होता है ओपन या कॉन्टिन्यूअस बैच, एक होता है फेड बैच। ठीक है, यस। देखो इधर ध्यान से। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ा दूं या ना पढ़ाऊं? सिलेबस खत्म। अभी मुझे टिश्यू कल्चर का पूरा 3D भी दिखाना है। क्लास में हो या नहीं? मेरी तरफ से कॉलेज ही डन है, मेरे पर रिकॉर्डेड लेक्चर है, पता है ना तुम्हें, लास्ट ईयर के। मैं कल से लगवा दूंगी रिकॉर्डेड लेक्चर, मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा तब भी। सुन लो। तो यहां पे पहला कौन सा है? क्लोज्ड बैच फर्मेंटेशन या फर्मेंटर्स। अब ये क्या है? तुमने ऑटोमेटिक मशीन देखी है कभी घर में, कपड़े धुलने वाली? जैसे मैं क्लास में आने से पहले अपनी मशीन लगा के आती हूँ, तो उसमें क्या होता है, सारे कपड़े डाल दो, उसी में कंफर्टर डाल दो, इजी डाल दो, थोड़ा वैनिश डाल दो, और फिर उसपे सेट करके आ जाओ। जब तक घर जाओगे धुले मिलेंगे, सूखे मिलेंगे। ठीक है भाई, तो एक साथ सारा काम हो जाता है इसमें। ऐसे तरह के चीजों को, फर्मेंटर्स को हम कहते हैं क्लोज्ड बैच फर्मेंटर। आपने होस्ट सेल डाल दिया, आपने नमक पानी डाल दिया और छोड़ दिया, अब सीधा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैंपल इन बायोरिएक्टर्स ओनली वंस। यहाँ पे एक ही बार न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है और एक ही बार पूरा सैंपल निकाला जाता है, बार बार नहीं। जैसे मम्मी लोग होती हैं, सब्जी छोक देती हैं, फिर उसके बाद लास्ट में चक्के, अच्छा बेटा हल्का सा नमक डालो, पापा को दे दे गर्मा गर्म सब्जी। अब फिर हम जाते हैं, हर स्टेप पे चख रहे हैं, हल्का सा मीठा कम है शाही पनीर में, इसकी ग्रेवी में कस्तूरी मेथी डल जाता तो मजा आ जाता, अरे यार नमक ज्यादा हो गया, रुको पानी डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें हर चीज बिल्कुल डिसाइडेड होती है और उसी के हिसाब से काम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन इज डन ओनली वंस, बार बार नहीं। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज डन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट is done after fixed interval of time. Next, हर स्टेप में हाथ धोना। यस यस यस, इतना क्या गंदा करते हो जो हर स्टेप में हाथ धोते हो? क्या करते हो बीच में किचन में? नेक्स्ट है ओपन और कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटर्स। नाम से कुछ पता चल रहा होगा। अरे क्या हो गया, स्लाइड खत्म हो गई क्या? नाम से कुछ पता चल रहा होगा। मैं बस हाथ धोने का मन करता है बीच बीच में। चाय बनाने जाती है दीदी, उसमें भी 3 बार हाथ धो लेती है। बताओ, ये ओसीडी नहीं है, ये अजीब सापन है जिसका कोई नाम नहीं है, गुमनाम बीमारी है ये। चलो, तो ओपन और कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटर्स क्या है?
इसमें कॉन्टिन्यूसली ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिशन, कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें होस्ट सेल को हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन किया जाता है कि प्रोडक्ट हमेशा बनता रहे। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन and extraction of product is done continuously in fixed intervals. Host cells are always maintain in exponential or log phase. ये एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली। बबलू बबलू ब्लास्टर आ गए अपनी बात लेकर। मैम दोनों में से प्रोडक्ट किसका बेस्ट प्रोडक्ट किसका मिलता है? अर्पिता यू कांट से दिस, दैट डिपेंड्स कौन सा आपका सैम्पलिंग वाला है और कौन सा आपका सेल है। ठीक है, चले आगे। फेड बैच आ जाओ। फेड बैच ये तो बिल्कुल नीट एस्पिरेंट है, एफर्ट लगेंगे पूरे साल और रिजल्ट मिलेगा सिर्फ एक दिन में। ठीक है, क्या है फेड बैच? मेहनत करेंगे पूरे साल और रिजल्ट मिलेगा तुम्हें एक दिन में। यस मैम, चेंज है लुक, पड़ी हुई थी सोचा लगा ले। सो यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन is done continuously but product extraction is done only once. अब आएंगे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, जिसपे नीट का लेबलिंग वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर का, याद है? जो सिंपल स्टार्ट बायोरिएक्टर था, ये वाला। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, हे भगवान इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट ही रहे, इस साल मिल जाए इसे नीट मेडिकल कॉलेज। चले, सैंपल एक्सट्रैक्शन एक बार होगा बट खाना न्यूट्रिशन बार बार ऐड होगा। रुको स्लाइड ऐड करने दो। Now types of bioreactors diagram from NCERT. So we have two types. कितना बचा है चैप्टर? बचा है श्री, कल से तो थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस होगी, वन शॉट चलेंगे कल से। तो पहला है सिंपल स्टर्ड बायो रिएक्टर।
सेकेंड है बच्चों हमारा स्पार्जर्ड, बायोरिएक्टर। स्पार्जर्ड ही लिखा है ना, स्पार्ज्ड है, स्पार्ज्ड। चले आ जाओ, डायग्राम बना लेते हैं इसका। कुछ इस तरीके से डायग्राम है। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। इतना छोटा चैप्टर है, एक वीक से पढ़ रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड impeller, this is culture broth, sterile air, acid base for pH control, this is steam for sterilization. लो भाई, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह दिखता हुआ। नाउ स्पार्ज बायोरिएक्टर्स, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एयर फ्लो के लिए ये रहा, ये एयर बबल्स, ये इसका एजिटेटर, गैस entrainment, increased surface area for oxygen transfer. चलो
ये वाला ज्यादा यूज होता है, दिस वाला ज्यादा यूज होता है। डन। Now the last step, downstream processing, step number 9. Step number 9, downstream processing. Separation and purification of products. अरे ये एनसीईआरटी में डायग्राम है गधो। Separation and purification of desired product. इसके लिए हम बड़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, जैसे डिस्टिलेशन। इसके बाद आता है हमारा एक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसे कहते हैं। खत्म हो गया चैप्टर। नाउ वी विल डू टिश्यू कल्चर। अब हम करेंगे टिश्यू कल्चर। अरे अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, टिश्यू कल्चर आज ही करेंगे हम। अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है, चुप रहो तुम नालायक कहीं के। लग रहा है कॉलेज ही खुद से करने का मन हो रहा है। हम लग तो रहा है। रुको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लावन है, ऑक्सीजन। बताओ जरा क्या था। 7579473 आई थिंक सो। मुझे भी याद हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ। नेक्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था, बट मैं यहीं पे कराऊंगी पूरा, क्योंकि हमारे मॉड्यूल 3D मॉड्यूल में इस चैप्टर में दिया हुआ है। थक गए मैम लिखते लिखते। कोई नहीं बेटा, कुर्बानी दे दो इन हाथों की। मैम टिश्यू कल्चर कहाँ का टॉपिक है? नेक्स्ट चैप्टर में है, नया ऐड हुआ है ना। हाँ In this experiential module, let's learn about tissue culture and somatic hybridization in detail with best visualization. Tissue culture is a technique to propagate and grow cells, tissues, or organs in an artificial environment outside the organism. First, click on this highlighting medium bottle to prepare medium.
वापस करूं क्या? रीस्टार्ट। देखो भाई, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कैसे होगी हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, दोनों चीजें, इसे आराम से देखिए, ठीक है? Here, MS medium is used for the preparation of media. ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। सो दिस इज अ मीडियम वी आर यूजिंग टू ग्रो द सेल्स। Click the highlighting next button to test its pH. पीएच चेक हो रहा है अब। The appropriate pH range for growth of plants is 5.6 to 5.8. 5.6 to Now 5.8। click the highlighting next button to sterilize the media. निमी ध्वनि आ गई पाक से? ठीक है, ओके। Media is wrapped with aluminium foil and placed in the autoclave for 20 minutes. At Autoclave 120 is your degrees Celsius sterilization temperature machine. for sterilization. ये आपकी स्टेरिलाइजेशन मशीन होती है, ऑटोक्लेव, लाइक अ कुकर। हाई टेम्परेचर स्टीम में अपने यूटेंसिल्स को आप क्लीन करते हैं, इसे ऑटोक्लेव कहते हैं। लैब में जो नए नए खिलाड़ी होते हैं वो ऑटोक्लेव और साफ सफाई का काम ही करते हैं। Click the highlighting next button. ऑटोक्लेव हो चुका है मीडियम पूरा, आप देख सकते हैं After स्क्रीन पे। sterilization, the media is poured into the test tube and left undisturbed for solidification. अब इस मीडियम को हम टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं और नीचे बेस बना लेगा जो कि अर्ली सेल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। Click the highlighting next button to see how the explant is a suitable plant part with actively dividing cells like the shoot tips, embryo, etc. is chosen for initiating tissue culture. This part is referred to as explant. So Click the ये highlighting मेन forecaps क्वेश्चन to होता है, proceed ये आपके further. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि व्हाट इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट होता क्या है? सो बिफोर आई स्टार्ट विद माय टिश्यू कल्चर आई शुड हैव एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ दैट प्लांट, जिसे मैं एक्सप्लांट बोलती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, आपको पता है शूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, राम एंड श्याम, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, वहां से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कलेक्ट करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज Here, एक्सप्लांट। the explant is selected from the shoot apical ये region देखिए, and then it is rinsed with sterile water to remove contaminants. Click the highlighting next button to disinfecting process involves a series of washes with disinfectant solutions. ये देखिए कितना डिसइंफेक्ट करे कि कोई बीमारी भी नए टिश्यू कल्चर में Click ना the आ जाए। highlighting next button to proceed further. After ethanol, the explant is disinfected Mercury with chloride. mercury chloride. Click the highlighting next button to then the explant is rinsed several times with sterile water to remove all the डिस्टिल वाटर contaminants. कहते हैं इसे लैब में। स्टेराइल वाटर इज कॉल्ड एज डिस्टिल वाटर इन द लैब विच इज अ बॉइल्ड वाटर। Click the highlighting next button to अब इस एक्स प्लांट को हमने उस मीडियम में डाल दिया जहां पे वो ग्रो करेगा। देखिए, इससे अच्छा आप नहीं समझ under सकते कहीं suitable पे भी। conditions, callus formation. You can click the देखिए, repeat button in the control panel to view the callus यहाँ पे formation आपने again. कैलस बनते Or हुए click the देखा है। highlighting next कैलस button क्या to होता है? proceed further. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अगर इस कैलस में मैं साइटोकाइनिन ज्यादा डालूंगी तो शूट बनेगा, अगर ऑक्सिन ज्यादा डालूंगी तो रूट में बन जाएगा। अगर सी और एस सेम होंगे, साइटोकाइनिन ऑक्सिन सेम होंगे, तो आपका ये कैलस ही रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड मास। ठीक है बच्चों? तो यानी कि अब यहाँ पे हमें हार्मोन्स डालने होंगे टू ग्रो देम एज प्लांट्स फर्दर। Then some part of the callus is transferred to the fresh medium to आ गए? encourage cell proliferation. This helps in the production of a larger number of cells or shoots.
अब उस कैलस में से कुछ सेल हमने लिए Now, click और the बड़े highlighted बीकर में sketches डाल दिए. to add cytokinin. अब देखिए यहाँ पे साइटोकाइनिन डाल रहे हैं Cytokinin शूट is a plant डिफरेंशिएशन hormone के that लिए. plays a crucial role in promoting cell division. Click the highlighting next button to see shoot formation. शूट फॉर्मेशन देखो, साइटोकाइनिन डाले तो शूट बनेगा. इस वाले तरीके से आप दो चीजें समझ रहे हैं, पीजीआर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. अब देखिए साइटोकाइनिन से शूट बनता है, अभी बताया था मैम ने. ये देखिए शूट बनना शुरू हो गया. Now click the another highlighting. अब मैं ऑक्सिन डाल रही हूँ. Auxin is also अब a क्या type of डिफरेंशिएट plant होगा? hormone which रूट. promotes root proliferation. Click the highlighting next button to see. अब देखिए रूट फॉर्मेशन, रूट प्रोलिफरेशन. ये देखिए पूरा पेड़ बना दिया आपने, which is identical, genetically identical to the parent cell. पेरेंट सेल से आइडेंटिकल है, वेरिएशन कहीं नहीं आई है, फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं हुई है. मजा आ रहा है? The previous process is repeated many times to produce a large number of plants artificially in a culture medium. Yes. By using callus culture. This method इस is कैलस known as से micropropagation. हम कितने सारे और प्लांट बना रहे हैं, तो इस स्टेप को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं. इस पूरी टेक्निक को माइक्रो प्रोपगेशन नहीं कहते हैं, पूरी टेक्निक टिश्यू कल्चर है. बट व्हेन यू मेक hundreds of copies using callus, this particular step is called micro propagation. ठीक है? Click the highlighting next button to proceed to the next step. अब देखिए, अब इनको plants are proper soil a suitable growing medium to acclimatize the plants Change to करें. natural environmental conditions. अब ये लैब से नेचुरल कंडीशन में कर रहे हैं. दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स. अब ये छोटे छोटे हैं. Once the plants have acclimatized, Transfer and to are main healthy, pots. They can be transferred to the pots in the greenhouses or field for further growth and development. You can click the reset button present on the extreme bottom right corner to view the tissue culture समझ में आया? again, or click the button somatic hybridization to learn about तो इससे it. हम क्या कर रहे हैं? देखो एजेंडा क्या है. आप कहेंगे मैम टिश्यू कल्चर हम कर क्यों रहे हैं? पहली चीज, हम टिश्यू कल्चर इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने कोई ब्रीडिंग से एक बहुत अच्छा प्लांट बनाया है और हम चाहते हैं उसकी हजारों करोड़ों कॉपीज बनाना, उस स्टेप में हम टिश्यू कल्चर यूज करेंगे. ऐसा नहीं कि वो पेड़ मर गया तो वो अच्छे वाले बीज भी मर जाएंगे, नहीं. इससे हम बहुत सारी जनरेशन तक उस सेम जेनेटिक कॉम्पोजिशन को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है बच्चों? अब आते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे. Somatic hybridization is a biotechnological technique that involves the fusion of protoplasts from different plant species or varieties, resulting in the formation of somatic hybrids. Here, we are isolating protoplasts of potato and tomato plants for hybridization. Click the highlighting next button to proceed further. तो सबसे पहले व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? हियर वी आर फ्यूजिंग द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वेराइटीज. तो यहाँ पे हम सेम स्पीशीज के मेंबर्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिफरेंट स्पीशीज के फ्यूजन की बात कर रहे हैं. क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, इस वाले क्लासिक एग्जाम्पल में हमने लिया है पोटैटो और एक लिया हमने टोमेटो, यानी कि हम बनाने वाले हैं पोमेटो. ठीक है? Cells are isolated from both the plants by a few processes. Now click the highlighting next button to add cell. इसका isolated cell, to the isolated cell. इसका आइसोलेटेड सेल, एक ग्रीन ले रहे हैं एक रेड ले रहे हैं. ठीक है? Cellulases or pectinases are added to the cell cultures. क्यों? जिससे कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल टूट जाए. दोनों सेल्स में हमने सेलुलेज डाल दिया फॉर द डाइजेशन ऑफ Click the सेल वॉल. highlighting next button to proceed to the next step. The isolated cell cultures are then sent for centrifugation. Enzymes will degrade the cell walls and naked protoplast is obtained. नीचे सारे एंजाइम्स आ गए, ऊपर प्रोटोप्लाज्म. ये देखिए, ये सेलुलेज ने सेल वॉल हटा दी, ये प्रोटोप्लास्ट है. इन्हीं Click the दोनों का highlighting फ्यूजन next करना button है. to proceed further. Click the highlighting next button to proceed further. Here we can see a protoplast band is seen clearly in both the test tubes. Click the highlighting next button to proceed पानी वाला further. पार्ट हमने निकाल लिया है. The protoplast bands from both the test tubes are pipetted out
and transfer to the culture medium where they get mixed with each other. ये देखिए मिक्स कर रहे हैं मीडियम के अंदर दोनों को. ये मीडियम कौन सा होता है वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? पेग, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन पढ़ाया था ये मैंने अभी. हर चीज इंटर रिलेटेड होती है जो मैम पढ़ाती हैं. ये मीडियम पेग हो सकता है. To view the next step, fusagens are added to the culture medium for the fusion of two protoplasts. अब ये फ्यूजोजेंस हेल्प करेंगे फ्यूजन के लिए. Fusagen will make a layer after some time. Click the highlighting neck. Remove the fusagens layer by decantation. Click the highlighting circle in the petri. The protoplast from ये देखिए potato and tomato gradually fuse together and result in the formation of a somatic hybrid. ये बन गया सोमैटिक हाइब्रिड. You can click the repeat button in the control panel. This somatic hybrid is then grown with the help of tissue culture technique in a mature plant named as pomato, which has both potato इसका and पहले tomato कैलस seed बनाया, plant. फिर कैलस का हम फिर से माइक्रो प्रोपगेशन करेंगे पोमेटो बनाने के लिए. खूब सारे पोमेटो बना लेंगे. ये देख ले. तो इसमें You ऊपर can click the टमाटर आ reset गए, button to view the नीचे somatic hybridization process. आलू आ गए. आपको लगेगा पोमेटो एक हाइब्रिड बनेगा, बट एक ही पेड़ में दोनों चीजों की ग्रोथ हो रही है पोमेटो में. बच्चों को लगता है कि आधा आलू आधा टमाटर बनेगा, ऐसा नहीं है. ऊपर की साइड, क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड है, ये आपका एरियल है, ऊपर टमाटर और नीचे आपके आलू. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो टू थिंग्स इन द सेम प्लांट. सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. समझे बच्चों? यही लगता था ना, इसलिए मैं कह रही थी मैं दिखाऊंगी. अब आपने इतने अच्छे से इस दोनों टेक्निक को समझ लिया है बच्चे कि अब आप कभी नहीं भूलोगे. तो इसको लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब टेस्ट तो बेटा मैंने किया नहीं है तो इसलिए मुझे भी नहीं पता है. अगर आपको ये सब चीजें करनी है ना बेटा, तो हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में है. उनके यहाँ पे ये लोग बहुत जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च का. वहां मैंने ये सब चीजें बहुत देखी है. बहुत मेरे घर के पास है. सुबह 6 से 8 बजे तक आप वॉक करने भी जा सकते हो उनके जंगल में. तो हम जाते हैं कई बार, तो मैं देख कर आती हूँ. इस बार मैं वीडियो बना के लाऊंगी तुम लोग के लिए, ठीक है? इस संडे को मैं जाऊंगी तो आई शूट अ वीडियो कि कैसे कैसे वहां पे आपको काली पत्ता गोभी भी मिल जाएगी देखने को, इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती, येलो वाटरमेलन, ऐसी चीजें भी मिल जाती है देखने को, विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो कभी कभी मिल जाती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ग्रो कर रखी होती है तो पेड़ों पे दिख जाती है. ठीक है, चलो अब आते हैं टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर को हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जो हमने अभी समझा है, क्योंकि वही एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है सब कुछ. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ मीडियम. तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ मीडियम. प्लांट को जो हमें ग्रो करना है, कैलस को, उसके लिए हमें ग्रोथ मीडियम को पहले तैयार करना है. जब ग्रोथ मीडियम ग्रो कर लेता है, जब ग्रोथ मीडियम ग्रो कर लेता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट. तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या किया? हमने एक्सट्रैक्शन किया किसका? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट से. दिस पर्टिकुलर सैंपल इज कॉल्ड एज डैश. क्या कहते हैं इस सैंपल को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया? दिस इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज एक्स प्लांट, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्स प्लांट. ठीक है, एक्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा ना पढ़ाई में ना जिंदगी में, है ना? चलो, अब ये एक्स प्लांट हमने ले लिया. अब इस एक्स प्लांट
is transferred over ग्रोथ मीडियम. ग्रोथ मीडियम पे इसे ट्रांसफर करेंगे. वो धोने धाने के स्टेप में नहीं लिखी हूं, वो विजुअलाइजेशन के लिए था. इसे हमने ग्रो कर दिया है ग्रोथ मीडियम पे. नाउ दिस डिवाइड्स टू फॉर्म undifferentiated mass of cells called callus. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो इस मीडियम के ऊपर बनते हैं मेरे बच्चों से क्या कहते हैं? कैलस. इसके बाद कौन कौन से हार्मोन्स यूज किए थे? साइटोकाइनेंस हेल्प्स इन शूट डिफरेंशिएशन. उसके बाद रूट के लिए ऑक्सिन. ऑक्सिन्स आर यूज्ड फॉर रूट डिफरेंशिएशन. ठीक है. अ स्मॉल प्लांटलेट इज फॉर्म्ड. which is disease free. ये डिजीज फ्री होता है, वायरस फ्री. इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती है. Now these plantlets are grown in huge numbers. This particular step is called as what? These plantlets are grown in multiple copies. The step is called as micropropagation. And the copies, जो copies बनी है, which are genetically identical. ये सब genetically identical है. There is no variation. Called as soma clones. इन्हें क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स. क्योंकि ये सब जेनेटिकली सेम है. सोमा क्लोन्स. These plantlets are grown in natural soil for acclimatization before transferring into actual fields. टिश्यू कल्चर के बाद इसमें एक और टॉपिक था हमारा सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट हमने यहीं कर लिया है. कल फिर हमें ज्यादा नहीं करना होगा. एप्लीकेशंस में पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स की, फिर एनिमल्स की, एलाइजा, बस खत्म फिर चैप्टर.
सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of two different species or varieties. This is a main principle of the technique. हाँ, कल वो चैप्टर खत्म हो जाएगा साहिल, बहुत छोटा चैप्टर बेटा, वो 1 सवा घंटे का ही चैप्टर है वो. आई नो आयुष बेटा, मैं तो खुद ही अपने गले से, अपने कंधे से परेशान हूँ. मैं तो गले का जो ये बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है, मेरे को गले की ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है, अभी अब ज्यादा हो गई है. आजकल तो मैंने एक नया गरारे करने का पेस्ट भी बनाया है, फिटकरी पीस के, हल्दी डाल के, सेंधा नमक. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आई यूज इट एज अ माउथ वॉश, जिससे कि मैं पॉल्यूशन के इल इफेक्ट से बच सकूं. मैं खुद इतनी परेशान हूं गले को लेके. ओके, सो अब आते हैं कैसे किया था हमने. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम पोटैटो एंड टोमेटो प्लांट. इनके सेल्स को हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स को. ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल वॉल. तो यहां हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट किया. ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक सेल डाला टोमेटो का, एक हमने डाला पोटैटो का, और साथ में हमने यहां पे डाले फ्यूजोजन्स. फ्यूजोजन्स जैसे पेग, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जो किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन में. उसके बाद जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, so they eventually looks like this. This is called pomato, somatic cell hybrid. डन बच्चा पार्टी. सो आज के लिए आपका इतना ही था. कल हम मिलेंगे. कल we will start with application and we'll finish with application also. ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में शायद हमें 2 क्लास लगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है. नोट्स आई विल शेयर. बाय बाय.